हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। और इस वाले सेक्शन में, इस वाले क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग इथिकल हैकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है। अब इससे पहले भी मैं बता दूं कि इस क्रैश कोर्स के बाद एक नया कोर्स आने वाला है, और उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा कि वो मेरे पास पहले से रेडी है। हाँ, थोड़ा बहुत से वीडियोस उसमें ऐड करने हैं एंड दैट्स प्रीटी मच इट। बट दूसरा जो कोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार, जो पहला कोर्स है जो कि मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे अपने चैनल के ऊपर, और वो वीडियोस इतने कुछ मतलब एक ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था उनमें, तो क्यों ना एक क्रैश कोर्स बनाया जाए जिसके अंदर मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे आपको उसको डाउनलोड करना है, कैसे अपने आप को सिक्योर रखना है। ये बस एक छोटा सा इंटरव्यू नहीं है, फिर ये बस कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट से काफ़ी बड़ा पार्ट है। इसके अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए बेस्ट है। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊंगा कि जैसे कि आप अपने आईपी एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हो, आप खुद को हाइड कैसे कर सकते हो। ठीक है। अटैक के दौरान कौन सी चीज़ है जिसको आपको चेंज करना चाहिए, और सारी बातें जो है मैं आज इस क्रैश कोर्स के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये क्रैश कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एक बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाले हो, लिनक्स कमांड्स की बात करेंगे। ठीक है। तो अगर आप एक बिगिनर हो और आप चाहते हो कि यार इथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाना, या फिर इथिकल हैकिंग को थोड़ा बहुत सा सीखना जिससे कि आप अपनी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड को और सिक्योर कर सको, तो हाँ, ये कोर्स आपके लिए है। और ये हिंदी में है, तो कोई चिंता की बात नहीं, आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से चल सकते हैं। इवन अगर आप मेरी बात कर रहे हो तो मैं काफ़ी सारे वीडियोज, मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज इंग्लिश में, बट मैंने सोचा कि चलो इस कोर्स को हिंदी में बनाते हैं ताकि सभी लोगों के लिए ये काफ़ी काम में लिया जाए। क्योंकि खासतौर पे हिंदी काफ़ी लोग समझते हैं, इंग्लिश मैं सभी के लिए बनाना चाहता हूँ, जैसे कि आउट ऑफ द कंट्री और इनसाइड द कंट्री। और ये वीडियो में सिर्फ अपने खुद के कंट्री के लिए बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया इंडिया के लिए मैं सिर्फ ये बनाना चाहता था, तो इसलिए मैंने हिंदी लैंग्वेज को चूज किया। अब चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि काल लिनक्स क्या होता है। अब काल लिनक्स के इस पेज पे मैं आ चुका हूँ, जिसका जो कि डाउनलोड पेज है, और ये सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काल लिनक्स सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आज की डेट में है। और वो क्यों है इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि काफी साल पहले काल लिनक्स और पैराटोस दोनों ही काफी बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम माने जाते थे। और आज की डेट में 2020 के डेट में ये काफी अपग्रेड हो चुके हैं, इसके अंदर के टूल्स काफी अपग्रेड हो चुके हैं। और जितना कि आप सभी जानते हो कि सिक्योरिटी आज की डेट में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप जानते होंगे कि डे बाय डे किसी न किसी की वेबसाइट हैक होती है, किसी के न किसी के बैंक अकाउंट से पैसा चला जाता है, तो काफी सारी चीजें होती है। तो इथिकल हैकिंग के अंदर जो है आप उस चीजों को कंट्रोल भी कर सकते हो और उस चीजों को कर भी सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसका सही इस्तेमाल आप करें। ठीक है। काल लिनक्स के अंदर कुछ ऐसे टूल्स है जो पेड है और जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है, तो काफी और ऐसे भी टूल्स है जो कि काफी फ्री है। तो अगर आपको लगता होगा कि यार हैकिंग जो है पूरा का पूरा फ्री सिस्टम है जिसके अंदर कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसा नहीं है। ये एक डार्क रियलिटी है कि इसके अंदर भी कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि काफी एडवांस है, बट उनके लिए आपको पे करना पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना, बट हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना फ्री में मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं। सो जिससे कि आप काफी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकेंगे, काफी कुछ सीख सकेंगे। ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ी बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि काल लिनक्स क्या है। काल लिनक्स एक बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम से, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हो तो आपको पता होगा कि मैंने काफी ज्यादा ब्राउज भी किया है उस वक्त। तो मैं पहली बात बता दूं कि डाउनलोड के लिए, अब देखो, अगर आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है, आप अपने लैपटॉप के अंदर जो है काल लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि चलो यार विंडोज का इस्तेमाल छोड़ दूं, सिर्फ काल लिनक्स को चलाओ, वो पूरी पूरी आपकी मर्जी है। तो उसके लिए आपको बस यहाँ पे काल लिनक्स 64 बिट या फिर 32 बिट का कोई भी इंस्टॉलर आपको डाउनलोड करना है। टोरेंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका टोरेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद टोरेंट की मदद से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपका टोरेंट डाउनलोड हो चुका है बट आपको पता ही नहीं कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, तो सिंपली इसके टोरेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। और टोरेंट क्लिक करने के बाद आपको एक और फाइल की जरूरत पड़ेगी। एक तो आप फ्री डाउनलोड मैनेजर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपके पास फ्री डाउनलोड मैनेजर नहीं है तो आपको एक टोरेंट की फाइल मिलेगी जस्ट लाइक दिस, कि वहां पे सेव करना पड़ेगा आपको। और जैसे आपको ये टोरेंट की फाइल मिल गई, तो उस टोरेंट की फाइल को ओपन करना है क्यूबिट टोरेंट के अंदर। ठीक है। तो ये मेरे पास पहले से ही है। तो ये देखो, तो ये है क्यूबिट टोरेंट। ठीक है। तो ये क्यूबिट टोरेंट आप डाउनलोड कर सकते हो और आपका काम जो है वो हो जाएगा। ओके। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा थोड़ा बहुत सा कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो ये फटाफट से आप डाउनलोड कर लो। अगर आप वर्चुअल मशीन के लिए डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो दो चीज़ है, एक तो आप वर्चुअल मशीन और VMware। ओके, VMware एक अलग मशीन है और वर्चुअल बॉक्स एक अलग मशीन है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स भी लिख देता हूँ जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि यार क्या चीज़ है क्या ये।
तो ये रहा वर्चुअल बॉक्स, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। और जब आप काल लिनक्स के अंदर जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि VMware के लिए जो है वो एक अलग से फंक्शनलिटी है और वर्चुअल बॉक्स के लिए थोड़ी सी अलग फंक्शनलिटी है, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स एंड VMware, अगर आप VMware का इस्तेमाल करने वाले हो तो VM डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, इस वाले पहले वाले सेक्शन की, जिसके बारे में काल लिनक्स 64 बिट VMware लिखा हुआ है। और वर्चुअल बॉक्स के लिए अगर आप डाउनलोड करो तो इस वाले सेक्शन के लिए। और अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास 32 बिट है तो आप इनमें से, इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अपने बीट के हिसाब से चूज करना। उसके लिए आपको वर्चुअल बॉक्स एंड VMware की जरूरत पड़ेगी। आप इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन कमर्शियल यूज के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये पेड है। नॉन कमर्शियल के लिए फ्री है, ठीक है। और इसका भी, ये तो बिल्कुल वर्चुअल बॉक्स बिल्कुल फ्री है, तो कोई डरने की बात नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैं खुद VMware का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और आपको इंस्टॉलेशन जो है वो मैं वर्चुअल बॉक्स के अंदर करके दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे पास दोनों ही है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा है और हमें VMware का इस्तेमाल करने को बोल रहा है, तो ऐसा नहीं, देख सकते हो आप। मेरे पास भी वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर मैंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है और विंडोज एक्सपी में चला रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास VMware भी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिसके अंदर मेरे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे हुए हैं, जिसको मैं टेस्ट करता रहता हूँ और जिनके साथ मैं थोड़ा बहुत सा खेलता भी रहता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, तो ये रहा मेरा VMware वर्कस्टेशन 15 नॉन कमर्शियल यूज के लिए। जब मैं इसको क्लिक किया तो मुझे ये फ्री में मिल गया था, ठीक है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आप प्रो में मत जाना, उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा। और ये देखो, विंडोज 10 चल रही है, काली लिनक्स 2020.1 चल रहा है, 2022 आ चुका है, आई नो। लेकिन आप इसको अपडेट भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेल्स भी आया है मेरे पास, क्योंकि डार्कनेट को सर्व करने के लिए टेल्स का इस्तेमाल करता हूँ। मेटास्प्लॉइट भी है, तो मेटास्प्लॉइट के बारे में भी बात करेंगे गेमिंग के कोर्स के अंदर, ठीक है। तो डरो मत, काफी सारे इजिएस्ट कोर्स है। बस इस कोर्स को आप ध्यान से देखना और ध्यान से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि कौन सी चीजें काम करती है, और आपने होपफुली आपने डाउनलोडिंग के लिए भी रखा होगा। काल लिनक्स को भी आप डाउनलोड कर लो और पैराटोस को भी डाउनलोड करो। अब देखो, अब आप ये सोचोगे कि यार ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों डाउनलोड करने के लिए बोला है। दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम काफी इंटरेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफी कुछ किया जा सकता है। ये बात मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये दोनों में से जो है सेम टूल्स, मतलब कि दोनों के अंदर ही सेम टूल्स होते हैं। ऐसा कोई नहीं कि यार ये टूल इसके अंदर चल रहा है तो एक, हाँ, थोड़े बहुत से टूल जो है वो पैराटोस के अंदर ज्यादा है और काली लिनक्स के अंदर थोड़े से कम है। लेकिन काली लिनक्स के अंदर आप बाद में टूल्स ऐड कर सकते हो, सिर्फ एक सिंगल कमांड दे करके, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि यार चलो यार काली लिनक्स का कोई फायदा नहीं है तो पैराटोस के ऊपर बढ़ते हैं। काली लिनक्स एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हैकिंग के लिए, प्योर हैकिंग के लिए बनाई गई थी, और पैराटोस वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टेस्टिंग के लिए बनाई गई थी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कुछ थोड़े बहुत से काम करना। तो पैराटोस इतनी ज्यादा सिक्योर नहीं है एज कम्पेयर टू द काली लिनक्स, और एज कम्पेयर टू द काली लिनक्स इसके अंदर इतने पावरफुल टूल्स नहीं है पैराटोस के अंदर, ठीक है। तो और जितने भी अपडेट्स आते हैं तो पहले काली लिनक्स के अंदर आते हैं। तो मान के चलो कि टूल जो है अपग्रेड हो चुका है तो पहला अपडेट काली लिनक्स को आता है और उसके बाद पैराटोस को। ये चीज समझने वाली है, अगर आप थोड़ा बहुत सा टाइम इसमें स्पेंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पैराटोस के अंदर आप देख सकते हो कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब मतलब पता ही नहीं कि यार कौन सा ले। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, ओके। अब सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे OVA, जो कि एक वर्चुअल मशीन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, प्लीज इसको डाउनलोड मत करो, ठीक है, प्लीज। अभी आप समझ रहे होंगे कि यार ये क्यों, एक तो फॉर वर्चुअल मशीन के लिए ये बनाया गया है तो ये क्यों नहीं डाउनलोड करना चाहिए। मैंने इसे खुद डाउनलोड किया था, मेरा वक्त बर्बाद हो चुका है, क्योंकि ये एक तो आपके वर्चुअल बॉक्स के लिए भी नहीं चलेगी और आपके VMware के लिए भी नहीं चलेगी, ठीक है। तो अब ये, इसके लिए पैराटोस मेटा iOS से डिफॉल्ट इसे आप डाउनलोड कर लो। डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, सर्वर पे डाउनलोड कर सकते हो, टोरेंट पे भी डाउनलोड कर सकते हो। आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसे बस डाउनलोड कर लो, ठीक है। इसे डाउनलोड करने के बाद जो है, अब मैं आपको बताऊँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आ चुका होगा। तो अब हम इंस्टॉलेशन की प्रोसेस के ऊपर बढ़ते हैं। और तो गाइज, आपने फाइल को डाउनलोड कर लिया होगा, और इस सेक्शन के अंदर, इस क्रैश कोर्स के अंदर मैं आपको सिर्फ काली लिनक्स के इंस्टॉलेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको पैराटोस का इंस्टॉलेशन देखना है तो आप यूट्यूब पे चले जाओ, आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब देखो, मैं स्पेसिफिकली हर एक बिगिनर को टारगेट कर रहा हूँ, जो कि मैं मतलब वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से है या नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो इंसान है और वो हैकिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने क्रैश कोर्स ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हो तो काली लिनक्स को प्रीफर करो। पहले काली लिनक्स सीख लो, जिसके बाद आप मेटास्प्लॉइड, टेल्स, पैराटोस, इन सभी की डिटेल ले सकते हो और आप काफी अच्छे खासे हैकर बन सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए काली लिनक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब काली लिनक्स से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपको बस राइट क्लिक करना है, ओके, जो वहां पर भी आपने फाइल को डाउनलोड किया होगा वहां से कॉपी करके आप किसी भी फोल्डर में उसके पेस्ट कर सकते हैं। देखो, उस पर्टिकुलर फाइल की साइज जो है बढ़ने वाली है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि
उस फाइल को कॉपी कर लो और ऐसी जगह पे पेस्ट कर दो जहाँ पे काफी सारा स्पेस अवेलेबल हो, अराउंड 100 GB, एटलीस्ट 100 GB। ओके, तो उसके बाद आप ओपन विथ करना है और वर्चुअल बॉक्स को सिलेक्ट करना है, और जैसे आप वर्चुअल बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब इंपोर्ट वर्चुअल अपीयरेंस सेटिंग, तो ये कुछ सब कुछ है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मशीन बेस्ड फोल्डर है, ठीक है। तो आपका मशीन बेस्ड फोल्डर, अगर आपको कोई और अदर फोल्डर चाहिए तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे रहने देता हूँ बाय डिफॉल्टली। यहाँ पे आप जरा सा ध्यान में देखना कि मैक एड्रेस की जो पॉलिसी होती है तो उसमें नाट नेटवर्क एडेप्टर जो है वो मैक एड्रेसेस होना चाहिए। नाट नेटवर्क आप यूज कीजिए, क्योंकि आप जब हैकिंग के कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो दोनों एक ही एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, जिससे कि आपको हैकिंग में टेस्ट करने में थोड़ी बहुत सी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसको बाय डिफॉल्ट रखना। इंपोर्ट हार्ड ड्राइव्स एज वीडियो, तो मतलब ये भी चल जाएगा, वैसे कोई बात नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्चुअल डिस्क इमेज है, अब असल में उसका पाथ जो होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो मैं इस पाथ को चेंज करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ऑर्डर पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं डिस्क पीसी को सिलेक्ट करूंगा, डी के अंदर जाऊंगा जहाँ पे मेरी वर्चुअल मशीन है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैं एक नया न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ काली लिनक्स के लिए, ठीक है। काली, दैट्स इट। तो काली के लिए ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर कर लेते हैं और यहाँ पे बस आपको इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो एग्री कर देते हैं, बिकॉज ये पॉलिसी के रिगार्डिंग काम करता है, तो बस आपको एग्री कर देना है और आपके जो इंपोर्टिंग की जो वर्चुअल मशीन है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको स्टार्ट होने देते हैं और ये 3 मिनट बोल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि थोड़ा ज़्यादा वक्त लेगा, सो इसलिए क्या करते हैं कि थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लेते हैं और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको आगे की प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, सो आपकी जो मशीन है कुछ किस तरीके से दिखेगी। अब आपको इसे डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना, आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको सिस्टम के अंदर जाना है और यहाँ पे आपका जो प्रोसेसर है जो कि रैम होगी, ठीक है, तो उसकी रैम आपको इंक्रीज करनी है, थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, ज़्यादा नहीं इंक्रीज करनी। एक 4 GB तक आप लेके जा सकते हो। देखो मेरे पास 12 GB रैम है, तो मैं 4 GB तक तो आसानी से जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं 4 GB तक ही सीमित हूँ, ठीक है। मतलब मैं 5 GB तक भी जा सकता हूँ, ये पूरे पूरे मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मतलब और कोर जो है सीपीयू कोर्स आप 2 ही रखोगे तो बेहतर है, क्योंकि जो प्रोसेसर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास 4 कोर 4 थ्रेड्स है तो आप 2 कोर सिलेक्ट कर लो, 3 कोर सिलेक्ट कर लो, 4 कोर सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। डिस्प्ले के अंदर जाकर के 128 सिलेक्ट कर लो। ओके, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया पहले से ही। स्टोरेज के अंदर आपने पहले से ही सब कुछ कर लिया। नेटवर्क के अंदर फिर से जाके चेक करना कि आप नाट नेटवर्क हो मैं नहीं, आपको नाट नेटवर्क ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये चीज याद रखना। जब आप VMware का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास नाट नेटवर्क की नहीं बल्कि एक अलग सिस्टम की जरूरत होती है। आई थिंक वहाँ पे भी नाट नेटवर्क ही होता है, बट थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो आप एक बार गेस कर लेना। और यहाँ पे आप USB 2.0 3.0 सिलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको एक अलग से एक्सटेंशन डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती है, जो अगर आप 3.0 को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास ये भी सेटिंग्स है इसको ओके कर देते हैं और दैट्स प्रीटी मच इट। और यहाँ पे बस आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब थोड़ी सी सेटिंग्स की और बात कर लेंगे। काली लिनक्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, और यू नो व्हाट, जब तक आप इन सेटिंग को नहीं करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आएगी, ठीक है। तो इसको बड़ा कर देता हूँ, कट कर देते हैं। ओके, तो सब कुछ सही सही चल रहा है। आपकी जो काली लिनक्स है वो पहले से इंस्टॉल्ड है, मतलब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आप डायरेक्टली अब अपनी हैकिंग जो है स्टार्ट कर सकते हो। बस ये याद रखना कि आपने जो पाथ दिया है वहाँ पे काफी सारा स्टोरेज जो है वो एग्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो आप जिस पेज को आपने वहाँ पे दिया था उस पेज में जगह होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास ऑलमोस्ट 100 GB के आसपास जो है फ्री स्पेस होना चाहिए, क्योंकि आप बाद में काफी सारे टूल्स इंस्टॉल करने वाले हो, ठीक है। काफी सारे टूल्स का इस्तेमाल करने वाले, काफी सारे डेटा वहाँ पे होने वाला है, तो उसलिए इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि आप काली लिनक्स जो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली व्यू क्या कर देता हूँ, फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो जिससे कि आपको पता चल जाए 2020.2 जो है वो अपग्रेड हो चुका है, दिस लुक लाइक दिस। तो अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि यूजर नेम और पासवर्ड डाले तो डाले क्या, राइट। तो आपको पासवर्ड डालना है, पहले तो बात काली, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है काली, दोनों ही तरफ काली काली डाल देना है, और उसके बाद आपका जो होम स्क्रीन है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और होम स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखती है, थोड़ी बहुत सी नहीं है। और 2020.2 और 2020.1 के अपडेट में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होगा, लेकिन हाँ यार ये काफ़ी बेहतर है। ओके, तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू फटाफट से दे देता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, डोंट वरी। ये बिगनर के लिए है, सो दैट्स वाई मैं जितना हो सके उतना क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो बटन है आप देख रहे हो, तो इस वाले बटन के अंदर जो है
आप अपने सारे टूल्स को देख सकते हो, ठीक है। तो इन टूल्स के अंदर जो है आप देख सकते हो कि सेटिंग्स भी है। अगर आपको डिस्प्ले सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी हो तो यूजुअल एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपका इंटरनेट है, इंटरनेट के ब्राउजर जितने पास आपके पास क्रोमियम है, एटरकैप है, ये सारे ब्राउजर्स है। एक्चुअली एटरकैप ब्राउजर नहीं है, फायरफॉक्स एक ब्राउजर है। तो थोड़ी ऐसी चीजें जहाँ पे आप वीडियो प्लेयर देख सकते हो, आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो सकता है। तो देख ही सकते हो यहाँ पे पल्स ऑडियो, मतलब काफी सारी चीजें यहाँ पे है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए आपको काफी सारे टूल्स मिलते हैं 2020.2 के अपडेट में। काफी सारे टूल्स है, ठीक है। ओवर गए तो ये वायरस को एनालाइज करने के लिए वल्नरेबिलिटी एनालाइजिंग बोलते हैं इसे। तो एनमैप भी काफी बेहतर टूल है। मैं आपको बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए एनमैप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स बनने की कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं फिलहाल। तो बहुत ही जल्द आपके पास पहुंच जाएगा वो कोर्स, डोंट वरी, ठीक है। ओके, तो हमने काफी कुछ यहाँ पे देख लिया। तो वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, वेबसाइट हैकिंग के लिए आप अगर जानते होगे तो ये सारे टूल्स वेब हैकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस एसेसमेंट के अंदर भी वही टूल्स है जो आपने देखे। पासवर्ड क्रैकिंग, क्विल, वाईफाई पासवर्ड क्रैकिंग के लिए क्विल का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि एक वर्ड लिस्ट को जनरेट किया जाता है। लेकिन इसके भी अलावा अगर आपको वर्ड लिस्ट के अंदर जब आप वर्ड लिस्ट जनरेट करते हो तो आपका काफी सारा स्पेस चला जाता है। तो हम डायरेक्टली भी उसको हैक कर सकते हैं, मतलब कि वर्ड लिस्ट मतलब जनरेट किए बगैर भी हम काफी कुछ हैक कर सकते हैं। वो तब आएगा जब जब मैं एक वाईफाई अडाप्टर खरीद लूंगा ना, तब मैं वाईफाई के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स बनाऊंगा जिसके अंदर मैं वाईफाई हैकिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाऊंगा। मुझे काफी कुछ सिखाना पसंद है यार वाईफाई हैकिंग के लिए। यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस है लेकिन उनमें से 90% वीडियोस वर्क नहीं करते। तो ऑब्वियसली मुझे एक डेडिकेटेड इसके लिए कोर्स बनाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत जल्द में बनाने की कोशिश करूंगा, तो डोंट वरी, ठीक है। क्रंच, क्रंच भी काफी एक बेहतर है। क्रंच के लिए मैंने मतलब काफी बार मैंने ऐसा देखा है कि पासवर्ड को जनरेट करने के लिए क्रंच का इस्तेमाल भी करते हैं लोग। जॉन रिपर, ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है और काफी पॉपुलर टूल है। जब कार्ल लिनक्स जब लॉन्च हुआ था, या फिर व्हाट, कार्ल लिनक्स के जितने भी ओल्डर वर्जन है इनके अंदर जॉन जो है, जॉन रिपर इसे बोलते हैं। तो ये टूल वहां पे है ही है, मतलब उस टाइम से इस टाइम तक अभी तक ये काफी पॉपुलर टूल है, ठीक है। और वायरलेस अटैक, वायरलेस का मतलब होता है मैन द मिडल अटैक के अटैक में। रिवर जो है वो काफी एक पुराना टूल है, बट हाँ, रिवर आपके काफी सारे कनेक्शंस को आपको दिखाता है, मतलब कि आपके नेटवर्क से जितने भी कनेक्टेड है उन सभी की डिटेल आपको पता है। वाईफाई क्रैकर, अब आप ये समझोगे कि यार इसके अंदर वाईफाई हैकिंग होती है, तो हाँ, वाईफाई क्रैकर के अंदर वो भी होता है, लेकिन इससे भी बढ़िया चीज इसके अंदर है। धीरे धीरे बात करेंगे इसकी, किसमें वाईफाई लाइट, रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। क्लाइंट, क्लाइंट प्लस प्लस, एनएसएफ शेल, मतलब कि मेटास्प्लॉइट का एक फ्रेमवर्क है, छोटा सा एक मॉड्यूल होता है। तो ये है एक्सप्लॉइटेशन टूल, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, जो कि काफी हद तक बड़ा टूल है, काफी इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर एंड्रॉइड हैकिंग, मतलब काफी सारे हैकिंग होती है, लाइक कि विंडोज सभी। गेनिंग एक्सेस के सेक्शन में हम इसकी बात करने वाले हैं। तो एमएसएफ पेलोड्स, ओके, पेलोड्स के बारे में आपको बता देता हूँ। पेलोड्स मतलब कि एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम में एक बार इंस्टॉल हो जाए तो उसका पूरा का पूरा एक्सेस आपको कार्ल लिनक्स के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये इनमें से किसी भी एक टूल का इस्तेमाल करना है तो आपको काफी एडवांस बनना पड़ेगा, ठीक है। नेटवर्क स्निफर, स्पूफिंग, मैन द मिड अटैक, ओके। तो मैन द मिड अटैक में हम काफी कम टूल्स इस्तेमाल करने वाले हैं, लाइक कि एटरकैप का इस्तेमाल करने वाले हैं। मैक चेंजर, ओके, तो मैक चेंजर की भी बात हम इस कोर्स में करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैक चेंजर जो है वो टेम्पररी के लिए आपके जो मैक एड्रेस है उसे चेंज कर देता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो हेल्प है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको हेल्प, वर्जन्स, सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और आपको अगर चेंज करना हो तो सिंपली m कमांड टाइप करते हैं, या फिर मैक इज इक्वल्स टू, आपको इस तरीके का मैक एड्रेस देना है तो आपका जो मैक एड्रेस है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब काफी आसान सा टूल है, इतना कुछ ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं है। बट इससे भी एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा काल के अंदर, ठीक है। तो ये सारे टूल्स आपने मतलब आप खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या क्या इसमें ऑलरेडी है। और एक बार आपने एक्सप्लोर कर लिया तो आप एक टर्मिनल को ओपन कीजिए, ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि सुडो का ये जो लोगो है उसका मतलब होता है कि आप एक एडमिन सेक्शन में हो, लेकिन आपको एक पूरा ऑथराइज सिस्टम नहीं मिलता, ठीक है। तो मतलब आपको कोई, आप फाइल को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये देखो, ये जो आपका फाइल मैनेजर आप इसे कह सकते हो, ओपन फोल्डर पे जाओगे तो आपके पास एक फाइल की पूरी पूरी मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगी। लेकिन अगर आप फाइल सिस्टम के अंदर जाते हो तो आप देख सकते हो कि रूट सेक्शन को आप डिलीट नहीं कर सकते, या फिर इसमें से कोई भी फाइल आप डिलीट नहीं कर सकते, आपको उतना परमिशन नहीं है इसकी। तो ये होता है सुडो सेक्शन।
तो अब इस सूडो सेक्शन को आपका बाईपास कैसे करना है, अब रूट सेक्शन में कैसे चलना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी रूट सेक्शन या फिर सूडो सेक्शन के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि रूट सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी हैकिंग का टूल इस्तेमाल करने के लिए या फिर कोई भी चीज का करने के लिए आपको रूट सेक्शन की जरूरत पड़ती है, राइट। तो रूट सेक्शन हम कैसे जनरेट करें, तो रूट सेक्शन के लिए आपको सिंपली कमांड लगाना है sudo su। sudo su लिखने के बाद पासवर्ड आपको डालना है काली। लेकिन देखो यार, बात ये आ जाती है कि देखो अगर रूट सेक्शन में जाना ही है तो हर बार हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, हर बार हमें कुछ sudo su लिखना पड़ेगा, हर एक टर्मिनल को sudo su की वजह से ओपन करना पड़ेगा। तो यार ये दिक्कत वाली बात है, राइट। तो अब हम इसको चेंज कैसे करें, राइट। मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे पूरा का पूरा रूट सिस्टम चाहिए। आपने सिर्फ टर्मिनल को रूट कर दिया, लेकिन क्या हम किसी एक सेक्शन को रूट कर सकते हैं, मतलब इस वाले सेक्शन को पूरा का पूरा रूट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है ये मैं बता देता हूँ अभी। इस वक्त थोड़ा ध्यान से देखना है इस चीज को। मैं गया यहाँ पे शटडाउन के बटन पे, और यहाँ पे मैंने शटडाउन नहीं किया, मैंने स्विच यूजर कर दिया, स्विच यूजर, जिससे कि ये लॉगिन के स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, आपको सिंपली डालना है रूट। आपको पहले रूट टाइप करना है, उसके बाद आपको टूल टाइप करना है, मतलब कि रूट का रिवर्स कर देना है रूट को, TOOR टूर। और जैसे आप एंटर करोगे, ओके, तो एंटर पासवर्ड के लिए ये ये जो बोल रहा है कि आपका जो पासवर्ड है वो गलत है, तो काफी सिस्टम्स में ये हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा। लेकिन अब अगर ये टेक्निक काम नहीं करती है तो आपको फिर से काली के ऊपर आ जाना है, मतलब काफी से डिवाइसेस में ये काम कर रही है एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं बता दूं, आपको टूल टाइप करना है वहां पे, ठीक है। अगर आपको ये काम नहीं करता तो आपको सिंपली टर्मिनल के ऊपर जाना है, यहाँ पे आप लिख सकते हो sudo su, या फिर आपको पासवर्ड चेंज करना है, राइट। तो सो pw रूट, ओके। तो अब आप देख सकते हो कि pw जैसे मैंने रूट कर दिया, तो पासवर्ड फॉर काली, तो पासवर्ड फॉर काली आपको काली लिखना है। तो ये कुछ सही से काम नहीं कर रहा है। एक तो यहाँ पे असल में आपको क्या करना है कि इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे sudo su लिखना है। आप रूट सेक्शन के अंदर आ गए, दैट्स इट। तो अब आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है पासवर्ड, सो पास wd, और उसके बाद आपको लिखना है रूट। और रूट लिखने के बाद आप देख सकते हो कि आपको एक नया पासवर्ड मांग रहा है, तो वहां पे आप पासवर्ड दे सकते हो कुछ भी जो आपको देना है। अब मैंने एक पासवर्ड दे दिया, उसको मुझे फिर से टाइप करने के लिए बोला है और मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब ये जो पासवर्ड है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रूट का पासवर्ड है, ठीक है। रूट में जाने के लिए आपको हेल्प करेंगे। कमांड को कट कर देना है, फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, स्विच यूजर पे क्लिक करेंगे। स्विच यूजर पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है रूट, और जो हमने पासवर्ड अभी भी नया दिया था उसको यहाँ पे डाल देना है। और जैसे आप डाल दोगे तो आपका रूट सेक्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये छोटी स्क्रीन में क्यों आ चुका है, तो थोड़ा वक्त देते हैं इसको, तो ये बड़ी स्क्रीन में आ जाएगा, आई होप सो। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप सिंपली सेटिंग्स के अंदर जा करके इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली डिस्प्ले देख सकते हो, यहाँ पे डिस्प्ले आपका, उसके अंदर आप अपने स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो मेरा जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो आई थिंक 131786 अप्लाई, ओके। तो ये रहा मेरा स्क्रीन रेजोल्यूशन, ओके। तो अब ये ठीक है, राइट। अब आप देख पाएंगे कि अगर जैसे मैं टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ, मैं बाय डिफॉल्ट एक रूट सेक्शन के अंदर हूँ, ठीक है। और रूट सेक्शन के अंदर में अब आप देख सकते हो ओपन फोल्डर जैसे आप करोगे तो आप देख सकते हो कि वार्निंग, यू आर यूजिंग अ रूट अकाउंट, यू मे हार्मफुल योर सिस्टम। तो इससे को इग्नोर कर दो, क्योंकि रूट सेक्शन के अंदर हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये होता है रूट सेक्शन, और इसकी जरूरत हमें बहुत पड़ने वाली है दोस्त, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक आपने जो भी किया होगा आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये क्रैश कोर्स है, ये एक बिगिनिंग वाला क्रैश कोर्स है, सो मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, और जितनी भी जरूरी चीजें वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, ठीक है। तो गाइज अब बात करने वाले कुछ बेसिक कमांड्स की, जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो। तो क्योंकि आप टर्मिनल से काफी ज्यादा इंटरेक्शन करने वाले हो, आप सारी चीजें, लगभग सारी चीजें टर्मिनल के ऊपर करने वाले हो, और आपके पास कुछ ऐसे टूल्स है जो टर्मिनल पे सिर्फ चलते हैं, और मतलब काफी सारे ऐसे टूल्स है जिनका GUI भी अवेलेबल है। बट टर्मिनल काफी इंपॉर्टेंट होता है एक हैकर के लिए, क्योंकि उसके ऊपर आप बहुत चीजें ट्राई करने वाले हो, बहुत चीजें टाइप करने वाले हो। तो ये चीज याद रखना, ओके। तो फाइल के अंदर जैसे आप टर्मिनल से थोड़ा ये चल जाओ, तो आपको क्या करना है, न्यू टैब के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका जो दूसरा टैब है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा देता हूँ तो आप जूम इन कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप मल्टीपल सेल का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। फाइल, न्यू टैब, दूसरा सेल ओपन हो जाएगा। इसको क्लोज करने के लिए सिंपली ये बटन टाइप करना है, फाइल, न्यू टैब फ्रॉम प्रीसेट, टर्मिनल, हॉरिजॉन्टल टर्मिनल, मतलब कि हॉरिजॉन्टल टर्मिनल अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपका जो दूसरा टर्मिनल है वो नीचे की साइड पे ओपन हो जाता है। अगर आप फाइल, न्यू टैब, प्रीसेट, वर्टिकल टर्मिनल करते हो तो आपको
दूसरा सेल जो है वो राइट साइड में शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत बार मतलब ये चीज़ आपको काम में ली जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। काफ़ी सारे शॉर्टकट्स भी इसके लिए अवेलेबल है, इंटरनेट पे आप सर्च कर लो, ठीक है। तो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। न्यू विंडो, तो न्यू विंडो मतलब नया शेल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप नीचे जाते हो तो प्रेफरेंस के ऊपर आप कुछ सेटिंग को चेंज कर सकते हो जो आपको पसंद आती है वो। तो अब चलिए कमांड्स की बात कर लेते हैं। तो आपको पहली कमांड लगानी है ls। अब ls कमांड क्या करती है, लिस्ट करती है, मतलब जहां पे आप रिसेंट हो, आप किस डायरेक्टरी में हो, उस डायरेक्टरी में कितने फोल्डर्स है, कितनी फाइल्स है, उन सारों को आपको दिखाने का काम ये ls करती है। अब मान के चलो मुझे जाना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कमांड प्रॉम्प्ट से मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है, तो चलिए cd कमांड टाइप करने से उसके आगे आपको बस डॉक्यूमेंट लिखना है। सो डॉक्यूमेंट्स लिखने के बाद इंटर कर देना। तो आप देख सकते हो कि मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। तो एक बेसिक कमांड्स मैं आपके लिए क्लियर करना चाहता हूँ जिससे कि आप इजीली जो है ग्रैप कर सकेंगे कि आपको इथिकल हैकिंग में क्या क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी है वो फाइल मुझे देखनी कि उसके अंदर क्या क्या फाइल्स है। तो मैं ls कमांड फिर से टाइप करूंगा। तो ls जैसे मैं टाइप करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर यार कुछ ही नहीं है। तो मान के चलो कि अब मुझे फोल्डर को क्रिएट करना है, ठीक है। तो मुझे फोल्डर को क्रिएट करने के लिए क्या कमांड टाइप करनी पड़ेगी, mkdir। तो mkdir मतलब मेक अ डायरेक्टरी होता है, ठीक है। तो मेक अ डायरेक्टरी क्या करता है कि फोल्डर को क्रिएट कर देता है। बट हमने कमांड तो दे दी लेकिन हमने उसका नाम नहीं दिया। तो mkdir लिखने के बाद आपको नाम देना है। तो स्टार्ट नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट, और जैसे हम इंटर करेंगे तो आपकी जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं फिर से ls कमांड टाइप करके आप देख सकते हो कि स्टार्ट नाम की एक डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो अब अगर हम जाते हैं यहाँ पे ओपन फोल्डर पे जाते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो आपकी जो स्टार्ट नाम की जो डायरेक्टरी है वो ओपन हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि हमें उस डायरेक्टरी के अंदर, हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर है तो हम बैक आना चाहते हैं, मतलब कि हम पीछे के साइड पे आना चाहते हैं, तो हम कैसे आए, ठीक है। तो इसके लिए आपको कमांड लगानी है cd -डबल डॉट, और ये कमांड लगाने के बाद आप देख सकते हो आप डॉक्यूमेंट से बाहर आ चुके हो, ठीक है। और ये बस एक कुछ बेसिक कमांड जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो अब हम एक और कमांड लगाएंगे जिससे मुझे पता चलेगा कि हम आखिर कहाँ पे है, ठीक है। तो pwd नाम की एक कमांड है जो कि आपको बताती है कि आपकी जो डायरेक्टरी है वो कौन सी है। तो हम रूट डायरेक्टरी के अंदर है, तो pwd आपको बताएगा कि आपको उस डायरेक्टरी के अंदर हो, और ls आपको बताया कि उस डायरेक्टरी में है क्या, और pwd आपको बताते हो कि आप कौन सी डायरेक्टरी में फिलहाल के लिए हो, ठीक है। अब हमने बात की थी कि कैसे आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो, राइट। लेकिन हमने बात नहीं की कि कैसे उसको डिलीट करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी फोल्डर डिलीट करना है तो आप उसे कैसे डिलीट कर सकते हो, ओके। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली मैं cd डॉक्यूमेंट्स, ओके। सो डॉक्यूमेंट्स के अंदर चले जाता हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ चुका हूँ। अब अगर मैं ls कमांड डालता हूँ तो आप देख सकते हो कि स्टार्ट नाम का एक फोल्डर है। अगर आपको उस फोल्डर को डिलीट करना है तो आपको कमांड डालनी है rm, ओके, dir। सो rm फॉर डिलीट दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी, मतलब कि उस डायरेक्टरी को हमें डिलीट करना है और फिर उस डायरेक्टरी का हमें नाम देना है, ठीक है। तो डायरेक्टरी का नाम है स्टार्ट, ओके। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक मतलब इसे एंटर करने के बाद अगर आप मैं फिर से ls टाइप कर देता तो आप देख सकते हो कि पूरी डायरेक्टरी जो है डॉक्यूमेंट्स के वो एम्प्टी हो चुकी है, मतलब कि स्टार्ट का जो फोल्डर है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम एक टेक्स्ट फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। ये हमारा रूट डायरेक्टरी है। तो अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट डॉक्यूमेंट एम्प्टी फाइल। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सी फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ जैसे कि लेट्स से डेमो डॉट टेक्स्ट, ओके। डेमो डॉट टेक्स्ट लिखने के बाद आपको टेक्स्ट फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब इस फाइल को हम एडिट करेंगे, ठीक है। तो अब हम कमांड लगाएंगे यहाँ पे cd डॉट डॉट, जिससे कि हम बैक आ सके। इसके बाद हम ls कमांड लगाएंगे तो आप देख सकते हो कि ये जो है डेमो डॉट टेक्स्ट फाइल है। अब मान के चलो आपको उसको ओपन करना है, आपको उसको स्पेसिफिक एक मॉड्यूल के अंदर ओपन करना है। तो यहाँ पे काली लिनक्स के अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है माउस पैड, ओके। तो माउस पैड एक ऐसा मॉड्यूल है जहां से आप एडिट कर सकते हो। तो माउस पैड नाम है उसका, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें डेमो डॉट टेक्स्ट फाइल को ओपन करना है, राइट। तो हम लिखेंगे माउस पैड डेमो डॉट टीएक्सटी, ओके। अब आप देख सकते हैं कि आपकी टीएक्सटी फाइल जो है इसमें ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हो ऊपर की साइड पे डेमो टीएक्सटी लिखा हुआ आ चुका है। तो मतलब आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हेलो संकेत, तो ये फाइल जो है कंट्रोल एस दबा के जो सेव हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको फिर से ओपन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं हेलो संकेत, ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है।
तो ये चीज़ आप डेमो टेक्स्ट को ऐसे भी एडिट कर सकते हो। ये छोटे-छोटे टिप्स मैं आपको देना चाहता था, क्योंकि जैसे आप फ़ैमिलियर होते चले जाओगे तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें अचीव कर सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि बस जब आप स्टार्ट करने वाले इथिकल हैकिंग को, ये सारे कमांड्स आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है? तो आई होप कि अभी तक आपने जो भी देखा वो आपको समझ में आ चुका है। तो अब हम छोटा सा पार्ट देखेंगे कि जिसकी मदद से आप एक इथिकल हैकिंग छोटी सी एक हैकिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा इस पूरे कोर्स के अंदर। तो अब मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और मैं प्लस प्लस दबा देता हूँ, ठीक है? तो जिससे कि आप देख सकते हो कि जो कमांड से वो बड़े इजी तरीके से आप देख सकते हो। तो पहली कमांड है ifconfig। तो ifconfig डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने ड्राइवर्स हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड ड्राइवर्स ETH0 और लो। तो लो एक सभी के डिवाइस में होता है, तो इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि ये एक आईनेट एड्रेस है 128 जो कि आपको होम का एड्रेस होता है, तो इसको इग्नोर कर दो। इसे देख लो कि ETH0 मतलब इस इंटरनेट के एडेप्टर से आप कनेक्टेड हो, जिसको आपको आईपी एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो आपका आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है? अब असल में बात ये आती है कि अगर आपके पास एक वाईफाई है, अगर आप इसे पीसी में सॉरी आपके लैपटॉप में कर रहे हो, तो आपको एक WLAN0 का भी एडेप्टर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको WLAN देखने को मिल रहा है और आप WLAN0 से अटैक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है? अब उसके लिए आपको पहले कमांड लगानी है ifconfig। देख सकते हो, चलिए कमांड लगाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका आईपी एड्रेस है, राइट? तो आईपी एड्रेस को छुपाना काफी इजी है, आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको पता होगी, ठीक है? बात ये आती है कि जो ETH0 है, जो आपका मैक एड्रेस है, इथर है, इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो मेरे भाई? ये वो चीज है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है? हर एक डिवाइस के लिए अलग 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 तरीके से नाम होता है। अगर वो आपके यूजर के पास चली गई, आपके हैकर के पास चली गई, तो अब तो आपको हैक कर होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ये आपके डिवाइसेस का एक डिवाइसेस का एक एड्रेस होता है जो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है? तो मतलब कोई भी अटैक करने से पहले इसको चेंज करना बहुत जरूरी होता है। तो अब इसको चेंज कैसे करें? तो कमांड लगानी ifconfig। पहले कोई भी चेंज करने से पहले ETH0 को डाउन करना, मतलब कि उसको बंद कर देना होता है। कोई भी डिवाइस, मतलब कोई भी ड्राइवर हो, ETH0 WLAN हो, मतलब कि आपका वाईफाई हो, कोई भी हो, उसको पहले बंद करना है। तो ETH0 आपको लिखना है डाउन, तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है? तो उसको बंद होने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं आपको बताऊं कि अब देखो ये बंद हो चुका है, ठीक है? आप देख सकते हो खुद ही ये बंद हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा iwconfig ETH0, यहाँ पे लिखूंगा HW ईथर, ठीक है? और इसके बाद आप जो चाहे वो मैक एड्रेस दे सकते हो। स्टार्टिंग 00 से करना 11223344, ओके? तो ये आई होप कि 12 डिजिट्स होना चाहिए, राइट? 1 2 3, ओके, 12 डिजिट्स होना चाहिए। तो मैं 5 लिख देता हूँ और इंटर बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे IW नहीं, ifconfig ही चलेगा शायद। सो ifconfig है, तो ifconfig के बाद आप सिंपली इंटर बटन पे क्लिक कर सकते हो और आपका जो ड्राइवर है उसका ईथर जो है चेंज हो चुका है। अगर आपको कोई भी एरर नहीं आता है तो आपका ड्राइवर जो है चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे ifconfig डालने के बाद ifconfig जो आपने बंद किया था, जो आपने ETH0 को बंद किया था, उसको चालू कर देना है, ठीक है? ETH0, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है ETH0 अप। इसे करने के बाद जो है आपका ETH0 जो है देख सकते हो थोड़ा लोड ले रहा है और ये चालू हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, और जब आप फिर से इसको ifconfig लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इथरनेट है उसका जो डिटेल है, उसकी जो डिटेल है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है? मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि जब आपने पहले टाइप किया था तो ETH0 का 08 से स्टार्ट होने वाला था, और अब ये ETH0 जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। मतलब आपने मैक एड्रेस को पूरी तरीके से बदल दिया है, ठीक है? तो ये होता है छोटी सी हैकिंग जो आपको हर बार यूज करनी चाहिए जब आप कोई भी अटैक करने वाले हो, जब विक्टिम के ऊपर जो भी आप अटैक करने वाले हो। तो पहले अपना जो खुद का जो मैक एड्रेस है उसको सेव कर लो, तो इसकी मदद से आप उसे सेव कर सकते हो। ये छोटी सी कमांड है, लेकिन जब आप पाइथन से रिलेटेड बात करोगे, तो मतलब जब हम पाइथन के कोर्स को बात करेंगे, पाइथन के कोर्स की, तो मैं आपको ये बहुत इस तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है? तो फिलहाल के लिए तो बस इतना ही था, ठीक है? आई होप कि ये जो क्रैश कोर्स था वो आपको पसंद आ चुका होगा। इसके अंदर हमने बात की थी इंस्टॉलेशन की, हमने बात की बेसिक कमांड्स की, और उसके बाद एक बेसिक हैकिंग की। अब इसके बाद जो आगे वाले कोर्सेस हैं इनके बारे में मैं आपसे थोड़ी बात करने वाला हूँ एक अगले सेक्शन में, ठीक है? तब तक के लिए इस पे ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसके रिगार्डिंग टू दिस, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आप यू नो लाइव स्ट्रीमिंग पे सीखना चाहते हो, लाइव सीखना चाहते हो इस हैकिंग को पूरी तरीके से, तो मैंने 100 रुपीज में लाइव सेक्शन रखा है। तो इसके ऊपर मैं अकेले आपको सिर्फ आपको वो टाइम दूंगा, 1 घंटे का टाइम दूंगा,
जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, आपको इथिकल हैकिंग बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक की सिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मतलब 100 रुपीज़ पर हावर ज़्यादा नहीं है, ये मेरे ऊपर चार्जेस हैं, मतलब ये कुछ मेरे चार्जेस है। तो आप सोच सकते हो, अगर आपको जानना है कि इथिकल हैकिंग कैसे होती है, आपके डाउट्स होते हैं कुछ रिगार्डिंग टू दिस, तो आप मुझसे वहाँ पे भी पूछ सकते हो, डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे हम बात करेंगे, सीखेंगे, बात करते करते सीखेंगे, तो ये काफ़ी ईजिएस्ट होगा हमारे लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। अगर आपको समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।